दैट इज इवेंट फ्रॉम 1944-45 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर अप करके रखा था कि बाय 1944 जब क्विट इंडिया मूवमेंट कोलैप्स हो गई तो काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हैड डेवलप्ड इन आवर कंट्री। यही कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक से बाहर निकलने के लिए 3 प्लान वेयर देयर। पहले तो सी राजगोपालचारी फार्मूला, जिसको राजाजी फार्मूला भी बोला जाता है। गांधी जिन्हा मेट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लान बट नथिंग गुड केम आउट ऑफ इट। फिर देसाई लियाकत पैक्ट, वो भी हमने देखा था कि नेहरू रिफ्यूटेड इट एंड लियाकत अली खान नेवर टुक इट अप विथ मोहम्मद अली जिन्ना। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट प्लान रहा है वॉवेल प्लान। वॉवेल प्लान बाय जुलाई 1945 आते आते कोलैप्स हो गया। वो कोलैप्स होने के पीछे का रीज़न था एटलीस्ट गवर्नमेंट केम इनटू पावर इन ब्रिटेन एंड दैट ऑब्वियसली इज गोइंग टू अल्टर द सिचुएशन ड्रास्टिकली फॉर आवर कंट्री ऑल्सो। बट ये रही बात इंडिया की। अब 1945 के बाद इंडिया में इलेक्शन होंगे एंड इलेक्शन के बाद वेरी सून देयर विल बी पार्टीशन, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट वन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो। एंड वही हम लोगों को बातें करनी है कि 1944-45 में देयर वॉज अ सैड डिमाइस ऑफ सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो एंड इसी के ऊपर नाउ वी विल एंटर इनटू। बट अगेन आगे जाने से पहले you will get access to this PPTs on the Telegram channel of us guys, and if you are having any kind of the question that you want to ask to me then feel free to ask it to me on the Instagram channel. थोड़ा लेट होता है रिप्लाई, इसमें 5 to 7 days लगेंगे, but I'll definitely reply to you on the Instagram guys. Okay, so let's move forward towards this particular aspect. Now Subhash Chandra Bose come back or basically go back into 1939. 1939 में हमने देखा था कि what exactly happened with सुभाष चंद्र बोस। हमने बैकग्राउंड में गांधीयन आइडियोलॉजी वर्सेस बोस आइडियोलॉजी को इलेबोरेटली कवर अप किया था। अल्टीमेटली फॉइल डाउन इन 1939 त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी सेशन 1939 में फिर अल्टीमेटली बोस को कांग्रेस ने निकाल दिया एंड बोस को जैसे ही कांग्रेस ने निकाल दिया बोस अल्टीमेटली क्रिएटेड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। बट ये फॉरवर्ड ब्लॉक ज़्यादा चल नहीं पाई, इट वॉज अ कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वी कैन सी। बट फिर 1939 का सितंबर वॉज अनदर वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सुभाष चंद्र बोस वॉज ऑफ द ओपिनियन कि बोथ साइड्स आर मोटिवेटेड बाय इंपीरियलिज्म एंड वी शॉल सपोर्ट द साइड विच इज गोइंग टू गिव अस इंडिपेंडेंस। एंड सिंस ब्रिटेन इज नॉट गिविंग अस इंडिपेंडेंस, बिकॉज हमने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू का भी यही कहना था कि भाई टेल अस हाउ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज गोइंग टू गेट इम्प्लीमेंटेड ऑन इंडिया, तो वो चीज़ तो कभी ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट ही नहीं की ना। तो उसके बाद में दिसंबर 1939 आते आते बोस स्टार्टेड टू गिव सपोर्ट टू जर्मनी कि वी नीड टू टेक सपोर्ट ऑफ जर्मनी एज वेल एज यूएसएसआर, बिकॉज जर्मनी यूएसएसआर रिमेंबर हमने कल वाले लेक्चर में देख के रखा था दे आर एट वन पर्टिकुलर साइड। एंड जैसे ही जर्मनी एंड यूएसएसआर एक साइड में थे तो यूएसएसआर कम्युनिस्ट भी था, तो सुभाष चंद्र बोस के लिए इट वॉज फर्दर हैंडी टू सपोर्ट यूएसएसआर। तो ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि हम लोगों को क्या करना है कि अब यूएसएसआर एंड जर्मनी को सपोर्ट करना चाहिए। बट द मोमेंट ही गेव दिस पर्टिकुलर ओपिनियन, पहले तो इनको उठा के जी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया, बट लेटर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट हिम एंड केप्ट हिम इन हाउस अरेस्ट। बट हाउस अरेस्ट में कब तक रखोगे ना, कभी ना कभी तो एस्केप होंगे ही। एंड इट वॉज प्रिसाइजली इन जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस एस्केप। जनवरी 1941 के बाद सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ, दैट वॉज अ टॉक ऑफ टाउन इन आवर कंट्री। हर जगह पे उसके चर्चे आपको दिखाई देंगे। बट धीरे धीरे करके फिर हम लोगों को न्यूज़ दिखाई देती है कि सुभाष चंद्र बोस एस्केप्ड इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान से बाय द टाइम पीरियड ऑफ द मई जून 1941 आते आते he had reached, we can say that 1941 आते आते he had reached Moscow. Moscow obviously was the capital of Russia back then. तो in that capacity स्टालिन के ऊपर सुभाष चंद्र बोस प्रेशर डालना चाहते थे कि you shall support us for the cause of Indian independence. आप भी कम्युनिस्ट, हम भी कम्युनिस्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड देयर आफ्टर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दोनों के सुप्रीम लीडर सुभाष चंद्र बोस ही तो थे बाय दिस पीरियड ऑफ टाइम। एंड इन दैट कैपेसिटी यूएसएसआर के थ्रू अब ब्रिटेन जो है इनकी पावर हम लोगों को छीन लेनी है। एज आई टोल्ड यू कि यूएसएसआर वाज ऑन द साइड ऑफ जर्मनी टिल जून 1941। अनफॉर्चुनेटली यही टाइम पीरियड में एडोल्फ हिटलर स्टार्टेड हिज ऑपरेशन बारबोसा, एंड अंडर ऑपरेशन बारबोसा एडोल्फ हिटलर मेड अ ब्लंडर ऑफ अटैकिंग यूएसएसआर। हमने देखा था कि इन रिटर्न यूएसएसआर स्टार्टेड टू सपोर्ट ब्रिटेन, एंड अब यूएसएसआर ब्रिटेन के पास अगर जा रही है तो यूएसएसआर फिर सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। हमने इसके ऊपर लास्ट लेक्चर में ही बात करके रखी थी कि जून 1941 को यूएसएसआर स्टार्टेड टू सपोर्ट ब्रिटेन, दिसंबर 1941 आते आते फिर वी कैन सी दैट कि पर्ल हार्बर का अटैक एंड देयर आफ्टर इवन अमेरिका स्टार्टेड टू सपोर्ट ब्रिटेन। तो ये चेंजिंग सिनेरियोज ऑफ द वॉरफेयर हमने पहले भी देख के रखे हुए थे। सुभाष चंद्र बोस भी उसी में फंस गए। रशिया ever since Subhash Chandra Bose was in the Russia was not ready to support Subhash Chandra Bose.
क्यों? बिकॉज बाय दैट पीरियड ऑफ द टाइम मिलिट्री इंटेलिजेंस वेर देयर ऑन द पार्ट ऑफ रशिया दैट वेरी सून एडोल्फ हिटलर इज गोइंग टू अटैक ऑन देम, एंड वो हुआ भी। एंड दैट्स अ फिर एडोल्फ हिटलर को, या फिर सॉरी स्टालिन जो है दैट इज यूएसएसआर के प्रेसिडेंट, ये स्टालिन के अंडर ही मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज़ हुई होगी, बट इसके कोई क्रेडिबल एविडेंसेस है नहीं। सुभाष चंद्र बोस जो है उनको फाइनली जर्मनी में भेजा गया कि सिंस नाउ वी आर फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटेन, ब्रिटेन वेरी सुन इज गोइंग टू पुट प्रेशर अपॉन अस कि आप सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर करो, एंड इफ दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हैज़ टू बी अवर्टेड देन आप एक तो बेसिकली इंडिया वापस चले जाओ या फिर आप जो है बेसिकली जर्मनी जाओ। ऑब्वियसली फिर बोस हैड नो अदर ऑप्शन बट टू चूज फॉर जर्मनी, बट गोइंग इन टू जर्मनी परहैप्स प्रूव्ड आउट टू बी अ वेरी डिफिकल्ट एस्पेक्ट फॉर बोस, बट फर्दर बोस को इसका जो है और ज़्यादा लॉस भी होगा, बिकॉज एडोल्फ हिटलर इज नॉट अ पर्सनैलिटी दैट यू शॉल बी एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद। एडोल्फ हिटलर जो है ही बेसिकली रन्स ऑन फासिज्म। Sorry for the hiccups, okay? So once Bose was in Germany, as I was telling you, it was basically not a good proposition. Why it was not a good proposition? Because Adolf Hitler had his own ideology. Adolf Hitler का जो fascism चलता है, that particular fascism, this particular idea is always running on the race theory. इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स आर देयर, बट अभी के लिए सिर्फ रेस थियरी के ऊपर ही फोकस रखना। रेस थियरी इन द सेंस दैट एडोल्फ हिटलर का कहना था कि जर्मन्स आर ट्रू आर्यन। एडोल्फ हिटलर ने अपना एक बुक इसके ऊपर लिख के रखा हुआ था, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक वाज माइन काम्फ, उसकी ऑटोबायोग्राफी। एंड ये पर्टिकुलर बुक में एडोल्फ हिटलर का क्लेम था कि एनी पर्सन हु इज़ अ फेयर स्किन, ब्लू आई, रेड कलर या फिर ब्लॉन्ड कलर के हेयर, दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड एज एन आर्यन, एंड आर्यन हैज़ अ बर्थ राइट टू रूल ओवर एंटायर वर्ल्ड, एंड इन दैट कैपेसिटी जो भी नॉन आर्यन है दैट पर्टिकुलर पर्सन विल रिमेन सबसर्वियंट। एडोल्फ हिटलर ने अल्टीमेटली अपनी आइडियोलॉजी को एनफोर्स करने के लिए नॉन आर्यन लोगों को जो है उठा के गैस चैम्बर में डालना ही चालू किया। एंड हियर इन लाइज द प्रॉब्लम ना, व्हाट वाज दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम कि हमने इसके पहले 1931 का सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस देख के रखा था, एंड सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस क्लियरली टेल्स अस कि इंडिया में 75% पॉपुलेशन उस ज़माने में जो है ये नॉन आर्यन पॉपुलेशन रही है। तो इन लोगों के साथ एडोल्फ हिटलर क्या करता? And considering this particular aspect, ultimately Subhash Chandra Bose should have never joined hand with Adolf Hitler, ऐसा majority of the historian consider करते हैं, historiography भी हम देखेंगे। But further second important aspect, Subhash Chandra Bose himself is a communist person. As a communist person, आपके ज़िंदगी के दो important aspect होते हैं कि you need annihilation. Annihilation of capitalism भी है आपके इसमें, and capitalism के साथ साथ ultimately annihilation of religion भी है। अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी रिलीजन के ऊपर तो चलने वाली आइडियोलॉजी है। तो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये एलिगेशन भी जाता है कि फॉर द सेक ऑफ द थ्रोन और फॉर द सेक ऑफ कुर्सी यू हैव गिवन अप योर आइडियोलॉजी। ये टाइम पीरियड जो है अभी हमने देखा हुआ था कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ December 1941 सुभाष चंद्र बोस केम आउट ओपन इन सपोर्ट ऑफ एडोल्फ हिटलर एज वेल एज जर्मनी, एंड यही टाइम पीरियड में सुभाष चंद्र बोस हैड जॉइन हैंड विद द ऑफिशियल मशीनरी ऑफ एडोल्फ हिटलर। सोल्स के अंडर ही वॉज वर्किंग, एंड एक बेसिकली रेडियो भी इन्होंने निकाल के रखा था, आज़ाद हिंद रेडियो। सुभाष चंद्र बोस जून 1941 में ही जर्मनी पहुंच चुके थे, एंड जर्मनी में पहुंचने के बाद उन्होंने एक फ्री इंडिया सेंटर और फ्री इंडिया लीजन जो है ये भी बना के रखा हुआ था। ये फ्री इंडिया लीजन जो है उसका जो ऑफिशियल ओथ होता था वो ओथ वाज लाइक दिस वन कि आई स्वेयर बाय गॉड दिस होली ओथ दैट आई विल ओबे द लीडर ऑफ द जर्मन रेस एंड स्टेट एडोल्फ हिटलर एज द कमांडर ऑफ द जर्मन आर्म फोर्सेस इन द फाइट फॉर इंडिया हुज लीडर इज सुभाष चंद्र बोस। तो जैसे ही ये चीज़ें दिसंबर 1941 तक बाहर आनी चालू हो गई, ये भी तो इंडिया में एक रीज़न बनेगा ना कि गांधी जी वॉज इन अ मिलिटेंट मूड बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1942 कि एडोल्फ हिटलर अगर सुभाष चंद्र बोस जी के हेल्प से गलती से इंडिया में आ गया तो दैट इज़ अ डिजास्टर फॉर आवर कंट्री। दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट माइट रिजल्ट इन टू द मैसेकर ऑफ द 75% ऑफ आवर पॉपुलेशन, इट वुड हैव बीन टैंटामाउंट टू जीनोसाइड। वो बात अलग है कि जो सुभाष चंद्र बोस के सिंपैथेटिक हिस्टोरियन है उनका कहना है कि ऐसा बोस होने नहीं देते, बट अगर कभी आपने बोस के मिलिट्री एडवेंचर्स इनटू इंडिया इम्फाल कैंपेन के ऊपर पढ़ा देन यू विल रियलाइज कि इवन व्हेन ही वाज इन इम्फाल एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम ऑल्सो जापान उनकी बात सुना नहीं करता था। वॉट एवर द केस माइट बी, दिसंबर 1941 आते आते सुभाष चंद्र बोस हैड रियलाइज वन थिंग, ऑलमोस्ट 6 महीने से वो इंडिया में थे, एंड फिर बेसिकली एडोल्फ हिटलर की मीटिंग हो नहीं पा रही थी। फर्दर जो भी काम चल रहा है वो जर्मनी में चल रहा है। अभी आर्म फोर्सेस इंडिया में कब जाएंगे, वॉर कब खेलेंगे, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं थी, एंड दैट्स ही स्टार्टेड टू पुट प्रेशर अपॉन एडोल्फ हिटलर
कि एडोल्फ हिटलर के ऊपर या फिर उनके ऑफिशियल मशीनरी के ऊपर प्रेशर डालना बोस ने चालू किया कि इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू हैव अ फाइट देन एटलीस्ट बेसिकली सपोर्ट मी एंड लेट मी गो इनटू जापान। जापान में जाके अल्टीमेटली वी कैन बेसिकली फाइट ऑफ, बिकॉज जापान इज नाउ मार्चिंग टुवर्ड होम देन इंडिया। हमने इसके ऊपर भी बात करके रखी थी कि 1942 में देयर वाज फॉल ऑफ सिंगापुर। तो जैसे ही सुभाष चंद्र बोस को आइडिया आनी चालू हो गई, एडोल्फ हिटलर के साथ फाइनली उनकी मीटिंग मई 1942 में हुई। बाय दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम अल्टीमेटली फिर जर्मनी हैड गॉट ट्रैप्ड इटसेल्फ इनटू यूएसएसआर स्कॉर्च और पॉलिसी लेके बैठा था उस जमाने में, जिसके ऊपर कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तब बातें करेंगे। बट अल्टीमेटली जर्मनी गॉट ट्रैप्ड इन यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड आफ्टर फ्रांस अभी एक साइड में, जर्मनी ऑन द अदर हैंड विद द हेल्प ऑफ इटली एंड आफ्टर जापान। एंड फिर सुभाष चंद्र बोस को इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग ऑल्सो एडोल्फ हिटलर डिड नॉट सपोर्ट। एडोल्फ हिटलर ने ये पर्टिकुलर मीटिंग में भी अल्टीमेटली सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज एडोल्फ हिटलर का हमेशा यही मानना था कि बोस डिड नॉट हैव पॉपुलैरिटी लाइक दैट ऑफ नेहरू एंड गांधी। एंड अगर इतनी पॉपुलैरिटी बोस को नहीं है देन व्हाई शॉल वी सपोर्ट हिम। अल्टीमेटली एडोल्फ हिटलर तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है ना। सुभाष चंद्र बोस इज अ वेरी रिवर्ड पर्सनैलिटी इन टुडेज इंडिया, नॉट बैक देन। हमने देखा था कि इवन 1939 में ही वॉज नॉट एबल टू कैरी आउट अ मास मूवमेंट ऑन हिज ओन, एंड दैट्स व्हाई गांधी जी को रिक्वेस्ट करके रख रहे थे कि आपको मास मूवमेंट चालू आउट करना है। स्ट्रगल विक्ट्री, स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, ये आइडियोलॉजी हमने कवर अप करके रखी थी। बट जब बातें नहीं हो रही तब फाइनली हम लोगों को दिखाई देता है कि सुभाष चंद्र बोस अल्टीमेटली मई जून 1942 में जर्मनी से निकल गए, एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ अर्ली 1943 आते आते ही वॉज इन जापान। जापान में आने के बाद अल्टीमेटली हमको जापान की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि नीदर इंडियन नेशनल आर्मी नॉट बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन जापान वॉज द क्रिएशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इनफैक्ट एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम का ऑर्गेनाइजेशन जापान में बनाने का काम किया था रास बिहारी बोस ने। तो रास बिहारी बोस, जिनके ऊपर हमने देखा था ही वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1915 का रेवोल्यूशन इन इंडिया। फरवरी 1915 में एक बड़ा रेवोल्यूशन इंडिया में प्लान करके रखा था, उसके लीडर हुआ करते थे। बट अल्टीमेटली एस्केप फ्रॉम इंडिया, एंड इंडिया से एस्केप करके अल्टीमेटली 1915 में ही रीच टू जापान। जापान में ही इन्होंने 1930s में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा था, एंड इसके मल्टीपल लीडर अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया रहे हैं। वैसे एक लीडर थे दैट इज प्रीतम सिंह ढिल्लोन। प्रीतम सिंह ढिल्लोन जो है ही वॉज बेसिकली लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन बैंकॉक, एंड बैंकॉक में ही अल्टीमेटली जापानीज मिलिट्री कमांडर फुजीवारा, इनका नाम था इवाइची फुजीवारा। इवाइची फुजीवारा का ये ब्रेन चाइल्ड था कि हम लोग एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं। इट कैन एक्ट एज अ डमी फोर्स, ये क्या करेगा, एक टोकन फोर्स का काम करेगा, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम जब हम लोग इंडिया पे अटैक करेंगे तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी विल बी एट द बैक साइड, उनके नाम से अल्टीमेटली वी विल कैरी आउट कैप्चर ऑफ इंडिया। एक बार इंडिया को कैप्चर करेंगे तो जापान छोड़ेगा थोड़ी ना इंडिया में। इनफैक्ट जापानीज इंपीरियलिज्म हैज ऑलवेज बीन टाउटेड एज अ वर्स्ट इंपीरियलिज्म नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस वर्ल्ड। अगर सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म आपको देखना है तो जापान ही है, एंड दैट्स व्हाई जापान का अराइवल इन इंडिया इटसेल्फ वाज नेवर अ गुड थिंग। बट फिर भी प्रीतम सिंह ढिल्लोन was ready to basically go all out, and अगर जापान हेल्प कर रहा है तो जापान को हेल्प करेंगे। इट वॉज थ्रू प्रीतम सिंह ढिल्लोन, फुजीवारा एंड आफ्टर मोहन सिंह की मीटिंग हुई, एंड फाइनली दिसंबर 1941 में जापान में अल्टीमेटली इंडियन नेशनल आर्मी इन्होंने बना दी। बट ये ज़्यादा चल नहीं पाई। बाय द टाइम पीरियड ऑफ दिसंबर वी कैन से दैट 1942 आते आते एक ही साल में ये पर्टिकुलर आर्मी बंद पड़ गई, बिकॉज मोहन सिंह रियलाइज कि मोहन सिंह को पता चल गया कि जापानीज ओनली नीडेड टोकन फोर्स। इनका एज सच कोई पायस इंटेंशन नहीं है कि इंडिया को कैप्चर करके इनको डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम देना। अल्टीमेटली ये लोग सिर्फ इंडिया का नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर एक इंडियन आर्मी इनके पीछे रहेगी तो जापान माइट कैप्चर इंडिया एंड जापान माइट एनफोर्स इट्स इंपीरियल फोर्सेस ऑन इंडिया, एंड दैट्स व्हाई दिसंबर 1942 में इन्होंने ये पर्टिकुलर आर्मी मोहन सिंह ने बंद करके रखी थी। एंड अंडर दिस बैकग्राउंड सुभाष चंद्र बोस अल्टीमेटली रीच इन जनवरी 1943 इनटू जापान। जापान में जैसे ही वो पहुंच गए तो जापान में जाने के बाद अल्टीमेटली फिर वो सबसे पहले राज बिहारी बोस से मिले, एंड राज बिहारी बोस ने ही उनको इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग एज वेल एज आई ने दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। इन्हीं के बेसिकली बैंकॉक चैप्टर मतलब बैंकॉक का जो विंग था उसके लीडर थे ना प्रीतम सिंह ढिल्लोन। तो प्रीतम सिंह ढिल्लोन ने ही मोहन सिंह को आगे करके रखा हुआ था। नाउ बेसिकली दे वर ऑफ द ओपिनियन
ओपिनियन कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी टेकन बाय बोस, एंड बोस को अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। बोस को जैसे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, बोस टुक अप दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोस ने आर्मी को भी रिजेक्ट किया, बोस ने फंडिंग भी जमा करके रखी हुई थी, एंड बोस ऑल्सो गेव मोरल फोर्स टू द ब्रिटिश जापानीज फोर्सेस कि दे कैन मार्च टुवर्ड इंडिया। इंडिया में जाने के बाद देयर माइट बी द सपोर्ट ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन पीपल से रेजिस्टेंस कम आएगा इन ऑर्डर टू कैप्चर इंडिया फॉर जापान। ये अगर हो भी जाता तो इंडिया को इंडिपेंडेंट नहीं बनता एंड सुभाष चंद्र बोस इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते क्या, तो इसकी भी कोई गारंटी वारंटी उस जमाने में नहीं रही है। मीनवाइल अब ये जो डाटा है वो भी मैंने आपको दे के रखा हुआ है। राज बिहारी बोस की अगर बात करते हैं तो बेसिकली 1915 में ये बेसिकली इंडिया से भाग गए थे। भागने के बाद ये जापान में ही सेटल हो गए। जापान में अल्टीमेटली इन्होंने इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे थे। ही वॉज इन अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट विद जापानीज गवर्नमेंट, जिन्होंने उनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये उनका वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, वो भी देके रखा था। तो ही वॉज अ प्रो जापानीज पर्सन, अल्टीमेटली डाइड इन 1945। वॉट एवर द केस माइट भी, हम लोगों ने इनकी आइडियोलॉजी पहले भी देख के रखी थी। रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म फेज 1 में, रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म फेज 1 में ही हैड जॉइन हैंड विथ, यू कैन से दैट कि सचिन सन्याल, इन्होंने वॉइसरॉय हार्डिंग के ट्रेन के ऊपर एंड आफ्टर फिर हावड़ा के ऊपर बॉम्ब डालने की भी कोशिश करके रखी थी। दैट गॉट फेल एंड फरवरी 1915 में ही भाग के आ गए जापान में। जापान में आने के बाद ही इन्होंने ये सारी चीजें करके रखी थी। इन्हीं का इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है, इट वॉज एट द बैक फ्रंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, एंड यही इंडियन नेशनल आर्मी अब जनवरी 1943 आते आते सुभाष चंद्र बोस के अंडर आ गई। सुभाष चंद्र बोस ने इसमें मल्टीपल ब्रिगेड्स बना के रखे थे, गांधी, आजाद, नेहरू एंड आफ्टर सुभाष झांसी की रानी ब्रिगेड भी था। इन्होंने अल्टीमेटली सिंगापुर में कमेंट भी देके रखा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी द ब्लड एंड आई शॉल गिव यू द फ्रीडम। वैसे फिर जय हिंद दिल्ली चलो ये वाले स्लोगन भी इन्होंने ही देके रखे थे। व्हेन दे वर मार्चिंग 1943 में ऑब्वियसली फिर रंगून भी बेसिकली फॉल हो चुका था, बर्मा, एंड बर्मा फॉल होकर अब ये लोग और ऊपर आ रहे थे टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तभी जाके इन ऑर्डर टू गार्नर सपोर्ट ऑफ इंडियन हमको दिखाई देता है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को एज अ फादर ऑफ नेशन बोल के रखा हुआ था। बट इन दैट कैपेसिटी बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम एंटायर एक्सिस फोर्सेज देमसेल्फ हैड फॉलन ऑफ ना। एक्सिस फोर्सेस मतलब जर्मनी बैटलफील्ड में ऑलमोस्ट बैक फ्रंट पे आ चुका था, इटली तो पूरा ही कोलैप्स हो चुका था, एंड इवन जापान वाज नॉट एबल टू पेनिट्रेट इंडिया। इन्होंने इंडिया को पेनिट्रेट करने की कोशिश तो की इन मार्च 1944, बट मार्च 1944 मतलब ऑनसेट ऑफ मॉनसून, तो पहले तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून आया ही, प्लस फर्दर ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमको दिखाई देता है कि जो सप्लाई लाइन है इन बिटवीन जापान एंड आफ्टर इंडिया दैट हैड ऑल्सो ब्रोकन डाउन, एंड कंसिडरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट दे गॉट ट्रैप्ड इन इम्फाल में लोग ट्रैप हो गए टिल 1 ईयर। एक साल के बाद फिर अप्रैल 1945 में एडोल्फ हिटलर कमिटेड सुसाइड। उसके पहले ही मुसोलिनी वाज मॉब लिंच, एंड आफ्टर फिर अप्रैल 1945 आते आते जैसे ही वो दोनों कंट्रीज फॉलो अप हो गई 6 अगस्त 9 अगस्त को फिर ऑब्वियसली हिरोशिमा, नागासाकी एंड फाइनली 15 अगस्त को जापान सरेंडर। जापान जैसे ही सरेंडर कर दिया, सुभाष चंद्र बोस जो ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू लुक फॉर एन अल्टरनेटिव, एंड यही अल्टरनेटिव देखने के टाइम पीरियड में ही वांटेड टू गो बैक टू जापान। पहले सिंगापुर गए एंड सिंगापुर से अल्टीमेटली जापान में जाने के टाइम पे इनका प्लेन क्रैश हो गया। ये प्लेन क्रैश जो है मॉडर्न डे ताइवान में हुआ है। उस जमाने में जो बेसिकली इसको वी कैन से दैट कि फार्मोसा आइलैंड के नाम से जाना जाता था। तो अल्टीमेटली यही पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर उनका प्लेन क्रैश हुआ, एंड वी डू हैव अ क्रेडिबल एविडेंसेस कि सुभाष चंद्र बोस डाइड इन दैट प्लेन क्रैश। जो भी कंट्रोवर्सी आफ्टर 1992 हुई है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कंट्रोवर्सी। ये पॉलिटिक्स है गंदा वाला, द कॉन्स्पिरसी थियरी अराउंड सुभाष चंद्र बोस। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली वो कॉन्स्पिरसी थियरी अगर होगी भी तो सुभाष चंद्र बोस काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी, उनको कहीं छुपने की ज़रूरत नहीं थी। इट वॉज अ प्योर केस मिस्टेक ऑन हिज पार्ट, एंड इंडियन पीपल वुड हैव हैप्पीली फॉरगॉटन दैट पर्टिकुलर मिस्टेक हैड ही केम बैक इनटू इंडिया। छुपने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो कोई कॉन्स्पिरसी भी नहीं है। वो कॉन्स्पिरसी अननेसेसरीली चलती है कि अभी भी जिंदा है गुमनामी बाबा एंड रेस्ट ऑफ देम, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली फिर सितंबर में हमको दिखाई देता है कि क्रेडिबल एविडेंसेस आर देयर। उनके जो एशेस है वो जापान में लाए गए, एंड उनके एशेस आज भी जापान में है। रिंकोजी टेम्पल है जापान में, वहाँ पे उनके एशेस आज भी रखे हुए हैं। तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन से कि सुभाष चंद्र बोस का एंड, एंड दैट इज समवेयर वी कैन ऑल्सो सी कि सुभाष चंद्र बोस एंड उनका जो फासिज्म का जो कनेक्शन रहा है, इसके ऊपर भी हमको थोड़ी बहुत बातें करनी पड़ेगी। कि अगर फासिज्म के कनेक्टिविटी की बात करें तो दिस इज मोर ट्रबलिंग एज फार एज सुभाष चंद्र बोस इज कंसर्न, कि इनका हमेशा ही एंटी ज्यूइश स्टैंड जो है रहा है।
कि 1938 में हिटलर ने नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस करके एक अपना एक प्रोग्राम चालू करके रखा था। इट वाज नथिंग बट जीविश हॉलोकॉस्ट। जीविश हॉलोकॉस्ट मतलब जीविश जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे पकड़ो एंड उसको गैस चेम्बर में डाल के मारो। तो ये पर्टिकुलर ड्राइव उन्होंने 9 नवंबर 1938 के एकदम लेट नाइट में म्यूनिक में, जो बियर हॉल है, जर्मनी में बियर का कल्चर चलता है, तो बियर हॉल में से ज्यूज लोगों उनको उठाना चालू किया। ऑब्वियसली जब पकड़ना चालू किया तो बियर ग्लास फूट गए एंड दैट्स फिर नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस ये नाम उसको पड़ गया। तो ये जैसे ही हुआ तो ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सपोर्ट करके रखा था। अब राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आर्यन सुप्रीमसी की बातें करेगा ही करेगा, इनको ये पर्टिकुलर थियरी हमेशा अच्छी लगती ही है। तो हिंदू महासभा जो है इन्होंने अल्टीमेटली फिर जर्मन एंटीसेमिटिज्म मतलब एंटी जीविश मूवमेंट जो है उनको सपोर्ट दे दिया। दिस पर्टिकुलर स्टैंड जो है हिंदू महासभा का केम डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विद कांग्रेस। अब कांग्रेस बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम यू कैन से दैट कि ये नहीं रही है ना, कि बेसिकली राइट विंगर नहीं रही है, इसमें राइजिंग टेंडेंसी ऑफ सोशलिज्म कैपिटलिज्म थी, जिसके ऊपर हम लोगों ने 1938 में ही बात करके रखी थी। एंड जैसे ही कांग्रेस ने इसको अपोज करना चालू कर दिया तो विद इन कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस वॉज द ओनली पर्सन जिनका कहना था कि हम लोगों को जर्मनी को अपोज नहीं करना चाहिए। फर्दर 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने बेसिकली पार्टी मोशन को भी अपोज करके रखा था कि जीविश कैन फाइंड रेफ्यूजीज इन इंडिया, कि जीविश लोगों को हम लोगों को इंडिया में नहीं आने देना है। सुभाष चंद्र बोस एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम वेयर ऑफ ओपिनियन कि ये चीज़ हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज जर्मनी से ही हमको सपोर्ट मिलेगा, तो जर्मनी के खिलाफ हम लोगों को ऑफिशियल स्टैंड नहीं लेना है। बट यहीं पे नेहरू का भी तो स्टैंड इंपॉर्टेंट है ना। नेहरू का कहना था कि वॉट एवर द केस माइट बी, इफ दिस इज अ कॉस्ट दैट वी आर रिक्वायर्ड टू पे फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस देन हमको नहीं चाहिए इंडिपेंडेंस। अल्टीमेटली इंडियन इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स इतने भी कोई बुरे लोग नहीं है लाइक हिटलर। अगर हिटलर की पॉलिसीज इंडिया में आ गई तो इट इज़ मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू ब्रिटेन, तो उससे बेटर तो ब्रिटेन राज रहे, उसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1942 में फाइनली जब ये जर्मनी में गए सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने एंग्रिफ नाम का वहाँ का एक जर्नल है, वहाँ पे बेसिकली ये लिख के रखा था कि आर्यंस ये जो है बेसिकली इंडियंस भी है एंड देयर आफ्टर वी आर बेसिकली ब्रेथरन, कि इंडियन लोग भी तो आर्यन ही है, विच वॉज अ फॉल्स नोशन। एवरीबडी इन इंडिया नोज कि ओनली ब्राह्मण क्षत्रिय आर आर्यन, द रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट आर्यन, वी कैन से दैट। एंड इन दैट कैपेसिटी जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि 75% पॉपुलेशन जो है इनका मैसेगरी कैरी आउट होता अगर ये लोग इंडिया में आ गए होते तो। एंड आफ्टर फिर बोस का ये भी कहना था कि स्वस्तिक जो है, जो बेसिकली नाजी सिंबल है, नाजी ये इनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, जर्मन नेशनल सोशल वर्कर पार्टी। तो जर्मन नेशनल सोशल वर्कर पार्टी का अगर आप जर्मनी में ट्रांसलेशन करोगे तो उसका शॉर्ट फॉर्म इज नाजी। एंड ये नाजी पॉलिटिकल पार्टी की फासिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो रेस थियरी पे चलती है, जो अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले एक्सप्लेन करके रखी हुई थी। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि बोस का हमेशा वही कहना था कि एंटीसेमिटिज्म जो है ये इंडियन लिबरेशन मूवमेंट का पार्ट होना चाहिए बिकॉज जीविश आर सपोर्टिंग ब्रिटेन। तो अल्टीमेटली बोस का अपना एक खुद स्टैंड रहा है, दैट पर्टिकुलर स्टैंड हैड ऑलवेज बीन टाउटेड एज एन एंटी जीविश स्टैंड। एंड ये पर्टिकुलर स्टैंड बोस को और बैफलिंग पर्सनैलिटी बनाता है बिकॉज अगर आप आर्यन सुप्रीमसी थियरी को सब्सक्राइब कर रहे हो तो पहले तो दैट थियरी इज नॉट वर्किंग इन आवर कंट्री। अभी हमने देखा था कि 75% पॉपुलेशन वुड हैव बीन मैसेकर्ड बाय एडोल्फ हिटलर। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये पर्टिकुलर फोर्सेस को जो चलाने वाले लोग हैं दे डिड नॉट हैव एनी सिंपैथी फॉर इंडिया। जर्मनी या फिर जापान इंडिया को कैप्चर कर लेता तो इंडिया को दे देता क्या, वो अपना इंपीरियलिज्म इंडिया पे चलाता एंड उनका इंपीरियलिज्म इज मोर डेंजर। Why Gandhi was ready in 1942 to go for the violence? Because गांधी जी का ही कहना था कि मेरी नॉन वायलेंट आइडियोलॉजी इंडिया में चल रही है बिकॉज ब्रिटिश उसको अलाउड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जापान आता है, जर्मनी आता है तो अलाउड ही नहीं होगा, वो डायरेक्टली गोली डाल के मार दिया जाएगा मुझे। तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट कि आप कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्ट लोगों के लिए ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो बोस के ऊपर वो एलिगेशन भी लगे हुए थे कि दिस इज नथिंग बट अ पावर हंग्री पॉलिटिक्स दैट बोस वाज प्लेइंग एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट एंगल, इंडिया की सारी ही पॉलिटिकल लीडरशिप आपको मिलकर अपोज कर रही है ना। जिन्हा ने आपको अपोज करके रखा हुआ है, नेहरू ने आपको अपोज किया, पटेल तो आपके जानी दुश्मन ही है एंड गांधी जी के साथ आपका जमता नहीं है। तो व्हाई यू आर बेसिकली गोइंग अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश व्यू पॉइंट कि दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी इज डेंजरस फॉर इंडिया एंड यू आर ब्रिंगिंग दैट आइडियोलॉजी इन टू आवर कंट्री। एंड दैट इज समथिंग दैट वी कैन से सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस ने 1944-45 में बहुत जगह पे ये बोल के रखा था कि इंडिया में कम्युनिज्म एंड फासिज्म
सोशलिज्म का हम लोगों को क्या चाहिए, ब्लेंड चाहिए। नेशनल सोशलिज्म, जर्मन नेशनल सोशलिस्ट वर्कर पार्टी। तो नेशनल सोशलिज्म इज अ फासिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो इंडिया में फासिज्म एंड आफ्टर कम्युनिज्म का ब्लेंड होना चाहिए। एंड इन दैट कैपेसिटी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये भी एलिगेशन लगे हैं कि वांटेड टू ब्रिंग डिक्टेटरशिप इन इंडिया। वो खुद मिलिट्री डिक्टेटर बनते इंडिया के, एंड मिलिट्री डिक्टेटर बन के इंडिया की डेमोक्रेसी खत्म कर देते। तो दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज मोर डेंजर, वी कैन से दैट। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करें तो एक लॉजिकल कंक्लूजन विच आई वाज टेलिंग यू इज द रोमन हाइस का ही आता है। काफ़ी बड़े हिस्टोरियन है, उनका कहना था कि मोस्ट ट्रबलिंग एस्पेक्ट ऑफ बोस प्रेजेंस इन नाजी जर्मनी is not military or political but rather ethical. His alliance with the most genocidal regime in the history was a serious dilemma precisely because of his popularity and his having made a lifelong career of fighting for a good cause. तो आप अच्छी कॉज के लिए फाइट कर रहे थे। While you were in India, आप एक बेसिकली लेजेंडरी हीरो थे, we can say that. And in that capacity आप हमेशा अच्छाई की बातें कर रहे थे। How did a man started his political career at the feet of Gandhi ended up with Hitler, Mussolini and Tojo? ये बहुत बैफलिंग करने वाला क्वेश्चन है कि ये पर्सनैलिटीज़, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, इनको अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो आपको मेंटल चेकअप की ज़रूरत है। ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज़ आर आउट टू बी डिलीटेड फ्रॉम द हिस्ट्री। इनकी आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा लीथल है कि ये लोग डायरेक्टली जीनोसाइड के ऊपर यकीन रखते हैं कि इफ़ यू डू नॉट बिलोंग टू देयर लैंग्वेज, टू देयर रेस एंड देयर आफ्टर टू देयर रिलीजन, यू आर नो बडी। अल्टीमेटली आपको जो है जिंदा दफन कर दिया जाएगा, गैस चैम्बर में डाल के मार दिया जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी दैट यू शॉल बी जॉइनिंग योर हैंड विथ। एंड दैट्स व्हाई सुभाष चंद्र बोस जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स पर्सनैलिटी हमको इंडिया में दिखाई देती है। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज़ है कि पहले कम्युनिस्ट, लेटर ऑन फासिस्ट आइडियोलॉजी आपने सपोर्ट कर दी। यू आर ब्रिंगिंग दिस आइडियोलॉजी इनटू इंडिया, जबकि वो आइडियोलॉजी इंडिया को तबाह कर देती। वो आइडियोलॉजी जो है इंडिया को जो है पूरा का पूरा कमर तोड़ के रख देती। पहले यहाँ पे जिना के प्रॉब्लम कम नहीं है, ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम वुड हैव बीन मोर डेंजरस। हैविंग सेड सो, अल्टीमेटली फिर सुभाष चंद्र बोस के जो सिंपैथेटिक हिस्टोरियन हैं उनके ऊपर भी आपको हमेशा याद रखना है। जैसे सुगाता बोस जो उनके नेफ्यू भी रहे हैं, उनका कहना था कि बोस डिड ऑल फॉर द कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। बट अगेन वही वाला पंगा है ना कि इंडिपेंडेंस एट व्हाट कॉस्ट। इंडिपेंडेंस के बाद अगर 85-75% पॉपुलेशन का मैसेकर ही होने वाला था तो ब्रिटिश राष्ट्र ज़्यादा ही अच्छा था। Whatever the case might be, that was the sad end. August 18, 1945 में फाइनली सुभाष चंद्र बोस वॉज नो मोर। इनका आगे क्या हुआ तो हम लोग जो है बाद वाले लेक्चर्स में देखेंगे भी। बट अल्टीमेटली फिर इसके बाद में हम लोगों को दिखाई देता है कि इंडिया में INA ट्रायल भी चले। एंड INA ट्रायल जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 1945 का अगस्त में बोस चले गए, दिसंबर 1945 तक सारे ही INA के इंपॉर्टेंट लीडर है ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ा। एंड दे हैंड पिक 3 लीडर। बेसिकली 3 लीडर का नाम जो है शहनवाज खान, प्रेम सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिलोन। एक सिख, एक हिंदू एंड एक मुस्लिम। एंड ब्रिटिशर्स का प्लान था कि इनको हम लोग जो है बेसिकली ओपन ट्रायल करेंगे रेड फोर्ट पे। रेड फोर्ट पे अगर ओपन ट्रायल करेंगे तो इंडिया के लोगों को पता चलेगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाना मतलब मौत। तो इन दैट कैपेसिटी दे वांटेड टू फ्राइटन ऑफ इंडियन पीपल। इफ़ यू रिमेंबर इन्होंने ये चीज़ 1857 में की थी, तब इट वर्कड। बट राइट नाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आपका एजुकेशन आ चुका है अब इंडिया में, एंड इंडियंस हैव अंडरस्टूड कि हाउ टू गिव लॉयल्टी टू द लैंड, हाउ टू गिव सैक्रिफाइसेस फॉर लैंड, नेशनलिज्म होता क्या है। एंड इन दैट कैपेसिटी जैसे ही इन्होंने ये ड्रामा चालू कर लिया, इसके ऊपर जो इंडिया में रकस हो गया। इंडिया के सारे ही लोग रास्ते पे थे। एंड दिस वॉज बेसिकली द लास्ट टाइम हिंदू, मुस्लिम एंड सिख यूनिटी आपको इंडिया में दिखाई देगी। दिस पर्टिकुलर यूनिटी वुड नेवर टू कम बैक अगेन। इवन आज के लिए भी अगर आप देखोगे सेपरेट खालिस्तानी मूवमेंट चल ही रहा है, दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली फिर ये INA ट्रायल में कांग्रेस वॉज एट द फोर फ्रंट। नॉट ओनली कांग्रेस बट मुस्लिम लीग ऑल्सो, हिंदू महासभा ऑल्सो एंड रेस्ट ऑफ द पीपल हैड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। इनके लिए फंड जमा करना, देर आफ्टर फिर इनके लिए मीटिंग्स कलेक्ट करना, देर आफ्टर फिर बॉयकॉट मूवमेंट हो सकते हैं, किसान कॉन्फ्रेंसेस हो सकते हैं, ऐसे मल्टीपल चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई। फंडिंग जमा करके इनके फैमिलीज़ को दी गई, फंडिंग जमा करके अल्टीमेटली इनके खिलाफ के जो केसेस है वो लड़ने वालों को भी दिए गए। ये टाइम पीरियड में अल्टीमेटली फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कमिटीज़ के ऊपर बना के रखी थी। द नेम ऑफ दिस
पर्टिकुलर कमेटी इज इंडियन डिफेंस कमेटी, जो खुद नेहरू के अंडर ही थी। नेहरू 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चालू हो रही थी, तो एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम हैड लेफ्ट हिज लॉ प्रैक्टिस, एंड उसके बाद नेहरू ने बस एक ही बार जो अपनी लॉ प्रैक्टिस कंटिन्यू की, दैट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम। नेहरू के अंडर ये इंडियन डिफेंस कमेटी रही है, एंड नेहरू ने फिर धीरे धीरे करके इंडियन डिफेंस कमेटी के थ्रू जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको एमनेस्टी भी दिलवाई। इसके और मेंबर्स के नाम भी मैंने आपको देके रखे हुए हैं, एंड इनका मेन एस्पेक्ट वही था कि फंड कलेक्शन करना है, ये जो आईएनए के प्रिजनर है उनको छुड़ा के उनको पैसे देना है ताकि दे कैन सस्टेन देमसेल्फ इन द फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें जो है कांग्रेस ने इनके लिए करके भी रखी हुई थी। You need to understand over here is that कि what Congress was opposing is सुभाष चंद्र बोस, not his patriotism। आप पैट्रियोटिक हो, नेशनल हो, इसके ऊपर कोई दो राय है ही नहीं। कांग्रेस वॉज अपोजिंग कि आपके पीछे खड़ी पर्सनैलिटी जो इंडिया में आ रही है, हिटलर तो जो मुसोलिनी अगर इंडिया में आ जाते तो उनकी जो फासिस्ट आइडियोलॉजी है दैट वुड हैव बीन रियली डेंजरस फॉर आवर कंट्री। एंड फिर कांग्रेस का वही कहना था कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल डिफरेंसेस वेयर देयर, बोस तो अपनी आदमी है एंड आईएनए को खुला थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो आईएनए को जो है भर भर के कांग्रेस ने सपोर्ट करके रखा था। मुस्लिम लीग ऑल्सो डिड इट, बट मुस्लिम ने सिर्फ मुस्लिम मेंबर जो आईएनए के थे उन्हीं को सपोर्ट किया। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली आईएनए के जो डेमोन्स्ट्रेशन इंडिया में हुए बाय द टाइम पीरियड ऑफ दिसंबर 1945, तो तब तक इट वॉज क्वाइट क्लियर कि अब बेसिकली इंडियन सोल्जर की लॉयल्टी ब्रिटिशर्स के लिए ज़्यादा नहीं रहने वाली है। फर्दर इंडिया में अभी भी कोई ना कोई तो एक फॉर्म ऑफ यूनिटी आ सकती है, एंड फाइनली वी कैन से दैट कि इवन वुमन कैपेबिलिटीज वर डेमोन्स्ट्रेटेड। फाइनली हम लोग देखेंगे कि ये सारी ही चीज़ें जो है वेरी सुन इंडिया के इंडिपेंडेंस बट अनफॉर्चुनेटली विद पार्टीशन के लिए लीड करेंगी, बट दैट इज समथिंग फॉर द फ्यूचर लेक्चर। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज। अगेन जाने से पहले गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ अस, एंड ऑन इंस्टाग्राम चैनल you can ask any question that you want to ask it to me. Again guys, thank you so much. That will be it from my side.